नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज का ये वीडियो एमएसीपी और ओआरओपी का थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट से जुड़ा हुआ बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में कई सारे महत्वपूर्ण बातें बिल्कुल डॉक्यूमेंट के आधार पर, दस्तावेज के आधार पर आपको समझाऊंगा, ताकि आप आपके साथ होने वाले नुकसान से बच सकें। चाहे मामला आपको एमएसीपी का हो, मिलने वाला एमएससीपी का हो, या चाहे मामला आने वाले दिनों में ओआरओपी का थर्ड इंस्टॉलमेंट या फोर्थ इंस्टॉलमेंट का मामला हो। दोस्तों, सभी विषयों के ऊपर आज का वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में सारी बातें समझाऊंगा, जैसे मैंने बोर्ड पर लिख रखी हैं, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पहली जानकारी, पेंशनर्स को एमएससीपी कौन दिलाएगा, पीसीडीए या रिकॉर्ड ऑफिस? दोस्तों, कई सारे ऐसे पेंशनर्स अभी भी हैं जिनको एमएससीपी लागू है, नहीं मिला है, या जिनको हवलदार का एमएससीपी लागू है लेकिन नायक का एमएससीपी मिला हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं, वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि जब पेंशनर्स को जानकारी मिलती है और वो अपनी तरफ से अपना हक लेने के लिए कार्रवाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं मेरा काम सक्सेस है, मेरा काम कामयाब है। क्योंकि मेरा काम है आपको जानकारी देना, आपका एंटाइटलमेंट बताना, और उसको समझ करके आगे कार्रवाई करना आपका काम है। और ऐसी कार्रवाइयां हो रही है जिससे मुझे लगता है कि मैं सक्सेस हूं ना। तो चलिए मैं बताता हूं कि जो एमएससीपी है वो पीसीडी देगा या रिकॉर्ड ऑफिस देगा। अब जब पेंशनर्स को पता चल रहा है कि उनको एमएससीपी लागू है, तो वो कार्रवाइयां कर रहे हैं। कभी सीपी ग्राम से ग्रीवेंस डाल रहे हैं, कभी लेटर भेज रहे हैं, कभी ईमेल भेज रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपका ग्रीवेंस, आपका सब्जेक्ट, आपका जो गुहार है, वो सही जगह पर पहुंचना जरूरी है। और जहां तक एमएससीपी का सवाल है, आपका एमएससीपी का जो प्रॉब्लम है वो रिकॉर्ड ऑफिस में पहुंचना जरूरी है। क्योंकि अगर आपका एमएससीपी का जो गुजारिश है वो अगर पीसीडीए सीधे पहुंच जाएगा, तो पीसीडीए आपको गोलमोल जवाब देके भेज देगा। क्योंकि पीसीडीए का काम सीधे एमएससीपी दिलाना नहीं है। एमएससीपी आपको तभी मिलेगा जब रिकॉर्ड ऑफिस से पार्ट टू ऑर्डर होगा। वो रिकॉर्ड ऑफिस से डाटा शीट के साथ प्रोसेस होकर के पीओआर जाएगा, पीओआर से जब पीसीडीए जाएगा, तब जाकर के आपको एमएससीपी का फायदा मिलेगा। तो आपने जब भी गुहार लगानी है, जब भी आपका केस टेकअप करना है, आपने रिकॉर्ड ऑफिस को करना है। आप अगर सीपी ग्राम्स में भी ग्रीवेंस डालते हैं, तो ग्रीवेंस के सबसे ऊपर में लिख दीजिएगा कि दिस ग्रीवेंस पर्टेन्स टू फलाना रिकॉर्ड ऑफिस, जो भी आपका रिकॉर्ड ऑफिस है। तो चलिए मैं आपको एक पीसीडीए का लेटर दिखाता हूं कि जब आपका ग्रीवेंस, आपका एमएससीपी का गुहार जब पीसीडीए सीधे पहुंचता है, तो किस तरीके से पीसीडीए से जवाब आता है, उसको देखते हैं। दोस्तों, जब एमएससीपी से जुड़ा हुआ ग्रीवेंस पीसीडीए के पास पहुंचा, पेंशनर्स द्वारा जब ग्रीवेंस डाला गया, तो उस ग्रीवेंस में पीसीडीए ने अपनी प्रतिक्रिया ये दी है, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं। एक कहीं ना कहीं ये गोलमोल सा जवाब है। यहां पर जो बातें लिखी गई हैं कि आपको आपका सही रैंक के हिसाब से पेंशन मिल रहा है, और आपका अगर रैंक में कोई परिवर्तन है तो उसकी सूचना हमें नहीं मिली है। कोई भी रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से ऐसी कोई भी चीज हमारे पास प्रोसेस होके नहीं आई जिससे कि हम आपका एमएससीपी के हिसाब से रैंक चेंज करके कोरिजेंडम पीपीओ निकालें, या जो भी है आपका जो भी बढ़ोतरी लागू करें, उसके लिए रिकॉर्ड ऑफिस से कुछ भी हमारे पास नहीं आया है। यानी कि आप सबने देखा दोस्तों कि अगर लेटर आपका एमएससीपी से जुड़ा हुआ जो मैटर है, तो वो अगर पीसीडीए के पास पहुंचता है, तो पीसीडीए भी कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ता है। क्योंकि एमएससीपी का जो इनिशिएट करना है, जो एमएससीपी का जो कार्रवाई शुरू करना है, वो रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से ही होना है। तो आपने सही जगह पर ग्रीवेंस डालना है, सही तरीके से डालना है, ताकि आपका ग्रीवेंस सही जगह पहुंचे और उसके ऊपर सही कार्रवाई हो। तो आप सबने देखा दोस्तों कि आपका गुहार, आपका एप्लीकेशन सही जगह पर पहुंचना जरूरी है। और एमएससीपी के लिए आपको रिकॉर्ड ऑफिस को ही अप्रोच करना पड़ेगा, और वहां से आपका एनी सीरीज का पार्ट ऑर्डर होने के बाद ही आपको जो है एमएससीपी मिलेगा। चलिए अगली जानकारी। अदालत ने 8 भारतीय पूर्व सैनिकों को सुनाई सजाए मौत, विदेश मंत्रालय हरकत में। जी हां दोस्तों, और ये जो कहानी हुई है, ये हुई है कतर में। पिछले साल ही इन 8-9 सैनिक हैं, ये पूर्व सैनिक, इनको डिटेंशन में रखा गया था, डिटेंशन किया गया था, और अब कतर के एक अदालत ने यह फैसला सुना दिया है कि उनको अब सजाए मौत दी जाएगी। हालांकि इसमें अब विदेश मंत्रालय हरकत में आ चुका है, और अब मंत्रालय को ये चाहिए, हमारी ये गुजारिश है कि चूंकि वो पूर्व सैनिक है, उन्होंने देश के लिए सेवा की है, उन्होंने अपनी जिंदगी देश के लिए खपा दिया, सैनिक होने के नाते या देश के नागरिक होने के नाते उनको देश में लाया जाए, और जो भी उनका गुनाह है देश में ही उनका जो है
चलिए दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। क्या ओआरओपी के तीसरे किस्त पाने के लिए सभी पेंशनर्स को भटकना पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ा और बहुत संजीदा सवाल है दोस्तों। बिल्कुल पेंशनर्स को भटकना पड़ सकता है। अब यहां पर मैं कैटेगरी वाइज समझाऊंगा दोस्तों कि आपको अब ओआरओपी का तीसरा इंस्टॉलमेंट कैसे मिलेगा। सबसे पहले तो कैटेगरी ए, दीपावली से पहले मिलेगा। दीपावली से पहले मिलने के पूरे चांसेस हैं, और उसके लिए मैं किन बातों को आधार बना के आपको बोलूंगा। सबसे पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का 20 मार्च 2023 का जजमेंट, उसको देखते हैं दोस्तों। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ओआरओपी से जुड़ा हुआ 20 मार्च 2023 का आदेश है, जिसके बेस पर हमारा ओआरओपी का एरियर रिलीज हुआ था। आगे मैं दोस्तों आपको दिखाऊंगा जो फाइनल जजमेंट है, जिसमें माननीय कोर्ट ने क्या कहा है, जिसके बेस पर हमें जो है ओआरओपी का एरियर का अभी भुगतान हो रहा है। ये जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये 3 नंबर सब पैराग्राफ है, जिसमें आप देख पा रहे हैं द आउटस्टैंडिंग पेएबल टू द रिमेनिंग पेंशनर्स शैल बी पेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑन और बिफोर 31 अगस्त 2023, 30 नवंबर 2023 एंड 28 फरवरी 2024। यानी कि जो इंस्टॉलमेंट है, बचे हुए 3 इंस्टॉलमेंट हैं, वो कब कब दिए जाएंगे? 31 अगस्त 2023 से पहले, 30 नवंबर 2023 से पहले और 28 फरवरी 2024 से पहले। अब ये यहां पर क्लियर है। अब इस आदेश से जुड़ा हुआ सेकंड इंस्टॉलमेंट जब भुगतान हुआ, उसको समझते हैं। चलिए उसको समझाता हूं, तब जाकर के आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट दीपावली से पहले मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी समझ में आ जाएगा। अब आपने देखा दोस्तों कि दूसरा इंस्टॉलमेंट जो है वो 31 अगस्त या उससे पहले पहले मिलना था। अब ये दूसरा इंस्टॉलमेंट, जैसे ये मैसेजेस आप देख पा रहे हैं, जितने भी पेंशनर्स हैं, लगभग जो स्पर्श वाले पेंशनर्स हैं, उनको दूसरा इंस्टॉलमेंट कब मिला था? आप जैसे ये मैसेजेस देख रहे हैं दोस्तों, 11 अगस्त को मिल गया था। यानी कि 31 अगस्त तक जिस ओआरओपी के एरियर का सेकंड इंस्टॉलमेंट का भुगतान होना था, वो अगस्त के दूसरे हफ्ते में रिलीज हो गया था स्पर्श की तरफ से। यानी कि कुछ पेंशनर्स को 10 अगस्त को भी मिला था, कुछ को जाके 14-15 अगस्त तक भी मिला था। तो इसमें पूरे के पूरे अब चांसेस हैं दोस्तों कि चूंकि थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है 30 नवंबर तक भुगतान होना है, लास्ट डेट 30 नवंबर है, तो 7-8 अगस्त नवंबर से लेकर के आगे 12-13-14 नवंबर तक जो है उसके भुगतान होने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि दीपावली भी उसके ठीक बाद है, तो दीपावली से पहले जो है नवंबर के महीने में थर्ड इंस्टॉलमेंट भुगतान होने के पूरे चांसेस हैं दोस्तों। ये तो हो गया पहला कैटेगरी। अब दूसरा कैटेगरी बी, कुछ दिनों बाद मिलेगा। जी हां, उसमें अगर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ पेंशनर छूट जाते हैं, या तो फिर जो तब तक भी सीपीपीसी या डीपीडीओ से पेंशन लेते हैं, हो सकता है उनको दीपावली से पहले भी मिल जाए या दीपावली के कुछ दिनों बाद मिल जाए। अब तीसरी कैटेगरी सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, कैटेगरी सी, जिसमें जद्दोजहद के बाद ही मिलेगा। जी हां, आपने अगर दूसरा इंस्टॉलमेंट सीपीपीसी या डीपीडीओ के तहत लिया है, उसके बाद आपका माइग्रेशन हो गया है और आप अब थर्ड इंस्टॉलमेंट पहली बार स्पर्श से लेने जा रहे हैं, तो आपको मुश्किल हो सकता है। मैं क्यों ये बोल रहा हूं? क्योंकि जब पहला इंस्टॉलमेंट पेंशनर्स ने सीपीपीसी से लिया, बाद में उनका माइग्रेशन हो गया और दूसरा इंस्टॉलमेंट उन्होंने स्पर्श से लेना था। ऐसे कई सारे पेंशनर्स को आज भी दूसरा इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है। मैं आपको जीता जागता एक एग्जांपल देता हूं, जिसमें पेंशनर को दर बदर ठोकर खाने के बाद एक एनपीसी, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भिजवाने के बाद ही अब जो है दूसरा इंस्टॉलमेंट मिलने का रास्ता साफ हुआ है। उस डॉक्यूमेंट को पहले देख लेते हैं। अब दोस्तों, जब पेंशनर को सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं मिलता, उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बैंक से मिल जाता है, उसके बाद उनका माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन होने के बाद स्पर्श से उनको सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं मिलता, तो उनको जद्दोजहद करनी पड़ती है, उनको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है और आज तक भी नहीं मिला। आप देखिए, ये जो है एनपीसी है, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, ये तक उनको अपने सीपीपीसी से लेना पड़ा और ये अभी सीपीपीसी ने पीसीडीए को, स्पर्श को भेज दिया है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, तब जाकर के अब कहीं उनको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलने का रास्ता साफ हुआ है। आप ये देखिए, in this context it is stated that the OROP 2 second installment in respect of Sri Fayaz Ahmad Bhatt, Spurs PPO number so and so, army number so and so, rank Naik, has not been paid by this office as pensioner has already been migrated to Spurs। दोस्तों, यहां पर ये एनपीसी में ये बताया गया है कि पेंशनर को पहला इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद उनको स्पर्श में माइग्रेशन कर दिया गया, जिस वजह से हमने उनको सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, इसलिए हम ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट आपको भेज रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, इसमें पेंशनर की तो कोई गलती है नहीं। पेंशनर का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बैंक से आता है, फिर उनका माइग्रेशन स्पर्श में हो जाता है, फिर जब स्पर्श की बारी आती है सेकंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने की, तो उनको पेमेंट नहीं होता है और पेंशनर को दर बदर भटक करके इस तरीके से एनपीसी भिजवाना पड़ता है स्पर्श को, ताकि उनको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल जाए।
तो आप भी जाग जाइए, आपका माइग्रेशन अभी हुआ है तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में यही कहानी हो सकती है, जिसके लिए आपको जागने की और एडवांस में कार्रवाई करने की जरूरत है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों कि आज भी सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए वो पेंशनर परेशान है जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बैंक से मिला और सेकंड इंस्टॉलमेंट उनको स्पर्श से मिलना था। तो आपका अगर सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट मिलने से पहले इस बीच के समय में माइग्रेशन हुआ है तो आपको भी जागने की जरूरत है। और जो माइग्रेशन होने के बाद आप स्पर्श का यूजर आईडी पासवर्ड के अंदर जा करके जरूर ये चेक करें कि आपका ओआरओपी का डिटेल्स अपडेट हुआ है नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो कस्टमर केयर में फोन करें, स्पर्श को फोन करें, उनसे संपर्क करें और उनको बोलें कि ओआरओपी का आपका जो डिटेल्स है वो अपडेट किया जाए ताकि आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट समय से मिले दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। एएफटी ने खारिज कर दिया ओआरओपी का केस। देखिए किसको है लागू। जी हां दोस्तों, ओआरओपी से जुड़ा हुआ एक केस माननीय एएफटी लखनऊ में दायर हुआ था जिसको माननीय एएफटी ने खारिज कर दिया। चलिए माननीय एएफटी का आदेश भी देखते हैं और क्या है केस उसको समझते हैं। अब दोस्तों ये जो माननीय कोर्ट का ऑर्डर देख पा रहे हैं, माननीय एएफटी का ऑर्डर है, ये 10 अक्टूबर 2023 का ऑर्डर है और ये वन रैंक वन पेंशन के एक विषय से जुड़ा हुआ केस था। अब इस केस में लालमणि राय जी ने यह केस किया था और भारत सरकार के खिलाफ किया था। अब आगे मैं दिखाता हूं दोस्तों कि इस केस में किस तरीके से माननीय कोर्ट ने, माननीय एएफटी ने पूरी बातें सुनी और कहीं ना कहीं खारिज कर दिया। एप्लीकेंट का जो दलील है उसको खारिज कर दिया। अब ये जो 4 नंबर पैराग्राफ में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस 4 नंबर पैराग्राफ में पूरी बातें लिखी गई हैं कि पेंशनर जो है एक रिजर्विस्ट पेंशनर है, उनको जो है बढ़ोतरी मिलना चाहिए जो कि 9,000 के हिसाब से ही उनको पेंशन मिल रहा है, लेकिन ओआरओपी के हिसाब से उनको 11,420 रुपए के हिसाब से रिवीजन होना चाहिए, जो कि ओआरओपी 1 में 6,665 रुपए था और आगे जाकर के ओआरओपी 2 में जो है 11,420 रुपए बनाया, तो उसके हिसाब से उनको जो है बढ़ोतरी दिया जाए। इस तरीके से दलीलें रखी गई थी। अब आगे माननीय कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, फैसले के पैराग्राफ में मैं आपको लेके चलता हूं और फैसला आपको समझाता हूं दोस्तों। ये देखिए माननीय कोर्ट ने, ये आप 17 नंबर पैराग्राफ और 18 नंबर पैराग्राफ में आप देखिए पूरी सुनवाई करते हुए माननीय कोर्ट ने 17 नंबर पैराग्राफ में बोला, दस कीपिंग इन द व्यू ऑफ अफोरसेड फाइंडिंग्स, ऊपर के सारी बातों को छानबीन करने के बाद ऊपर जो बातें निकल के आई उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, वी आर ऑफ द व्यू दैट एप्लीकेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिजर्विस्ट पेंशन इक्विवेलेंट टू 2/3 ऑफ द सर्विस पेंशन ऑफ अ रेगुलर सिपाही, हेंस एप्लीकेंट इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर फर्दर रिवीजन ऑफ हिज रिजर्विस्ट पेंशन। यानी कि वो रिजर्विस्ट पेंशनर हैं, उनको जो है बाकी सिपाहियों की तरह जो है बढ़ोतरी नहीं लागू है। यहां पर यह बताया गया, ओरिजिनल एप्लीकेशन बीइंग डिवॉइड ऑफ मेरिट इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड, यानी कि जो एप्लीकेशन जो पेंशनर ने लगाई थी उसको हम डिसमिस करते हैं। यहां पर आप अगर ये 14 नंबर पैराग्राफ देखेंगे दोस्तों, यहां पर 14 नंबर पैराग्राफ में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं। ये देखिए 14 नंबर पैराग्राफ में जो ओआरओपी का जो गाइडलाइन है, ओआरओपी का जो एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी है उसको समझाया गया है। और नॉन एप्लीकेबिलिटी में दीज ऑर्डर्स डू नॉट अप्लाई टू रिजर्विस्ट पेंशनर्स, इस बात को जो है कोट करते हुए माननीय कोर्ट ने इस जो आदेश में अपना ये बताया है कि जो एप्लीकेंट हैं उनकी दलील को हम खारिज करते हैं। तो दोस्तों आप सब ने देखा कि रिजर्विस्ट पेंशनर से जुड़ा हुआ ये केस था और माननीय कोर्ट ने रिजर्विस्ट पेंशनर को ओआरओपी का फायदा देने से सीधे मना कर दिया और केस को डिसमिस कर दिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेके आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।